हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्लस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। राम राम सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद है कि आप मस्त होंगे, अपनी तैयारी को बरकरार करते हुए आप अपनी मेहनत में लगे हुए होंगे, है ना? तो इसी के साथ में हम पढ़ रहे थे, हम इसी श्रृंखला में बात कर रहे थे राजवंश की, और कल हमने एक मेवाड़ राजवंश अपना कंप्लीट कर लिया था। आज हम अगले राजवंश की ओर चलेंगे। वो राजवंश है राठौड़ राजवंश। कौन सा राजवंश है? राठौड़ राजवंश। तो राठौड़ राजवंश को स्टार्ट करें उससे पहले हम देखेंगे कि राठौड़ जो डायनेस्टी है वो कहाँ कहाँ है। तो आपको मैं बताऊं, एक तो राठौड़ जो राजवंश है वो आपका कहाँ पर है? मारवाड़ में है। कहाँ पर है? तो एक तो है मारवाड़ यानी जोधपुर। यहां से बाद में एक डायनेस्टी कहाँ गई? बीकानेर। एक शाखा जाती है बीकानेर, और बीकानेर में जाकर क्या करती है? राठौड़ राजवंश की क्या करती है? स्थापना करती है। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए ना। तो एक तो है आपकी मारवाड़ यानी जोधपुर, एक आ गई है बीकानेर, और एक कौन सी है? किशनगढ़। ये तीन रियासतें ऐसी है जहां पर कौन सा वंश शासन करता है? तो राठौड़ राजवंश शासन करता है। कौन कौन से में? मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़। इन तीन जगहों पर जो राठौड़ वंश है वो शासन करते हैं ना। तो अब हम बात करते हैं राठौड़ डायनेस्टी की उत्पत्ति से संबंधित। हम कोई भी वंश पढ़ेंगे तो हमने सबसे पहले जैसे मेवाड़ वंश पढ़ा था, मेवाड़ वंश के बारे में हमने जानकारी ली थी कि मेवाड़ की जो उत्पत्ति है उनमें सर्व जो लोग हैं, सबसे ज्यादा सभी जो ज्यादातर इतिहासकार है वो ये मानते हैं कि गुजरात में एक जगह पड़ती है वल्लभी, और वहां का एक राजा हुआ करता था शिलादित्य। उस शिलादित्य का पुत्र था कौन? गुहादित्य। और उसके बाद में ये गुहादित्य इधर मेवाड़ में आते हैं और क्या करते हैं? यहाँ पर गुहिल वंश की स्थापना करते हैं। उससे पहले हमने चौहान राजवंश पढ़ा था। तो चौहान राजवंश में हमने ये बात कर ली थी कि चौहानों को अग्नि से उत्पन्न बताया है कौन? चंद्रप्रदायी। और चंद्रप्रदायी ने सिद्धांत किस में दिया है? तो अपनी पुस्तक जो है पृथ्वीराज राशो उसमें दिया है। इस प्रकार से हमने बात की थी कि चौहानों को जो है कि ब्राह्मणों की संतान भी बताते हैं कौन? तो गौरी शंकर, सॉरी, गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा और एक डी आर भंडारकर। इससे हमने बात कर ली कि उन्हें चंद्रवंश, सूर्यवंशी भी कहते हैं। कौन कौन कहते हैं? तो नरपति नालय कहता है, जयचंद कहता है, और नहीं, जयानक जयानक कहता है, और जी एच ओझा कहते हैं। इस प्रकार से हमने बात कर ली थी। अलग अलग शिलालेख भी मिले थे, जिसमें हासी का शिलालेख पढ़ा था हमने, अचलेश्वर शिलालेख पढ़ा था, सेवाड़ी का शिलालेख पढ़ा था, यानी रायपाल का जो सेवाड़ी अभिलेख था वो पढ़ा था, बिजोलिया अभिलेख पढ़ा था। इस बिजोलिया अभिलेख में वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। तो उसके आधार पर हम बात करेंगे कि चौहानों जो राठौड़ों की उत्पत्ति है वो किससे मानी गई है। तो राठौड़ों की उत्पत्ति से संबंधित दो मत आते हैं। कितने मत आते हैं? दो। पहला मत आता है एक तो कन्नौज। अधिकतर इतिहासकार ये कहते हैं कि कन्नौज के जो गहड़वाल वंश था, इस गहड़वाल वंश के कौन थे? वंशज थे कौन? राठौड़। और अधिकतर लोग ये भी कहते हैं कि जो दक्षिण भारत है, इस दक्षिण भारत में एक वंश था कौन सा? राष्ट्रकूट राजवंश, और उन्हीं की संतान कौन कहलाई है? राठौड़ कहलाई है। देखो, राष्ट्रकूट 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 करते करते लास्ट में अपभ्रंश होते हुए क्या बच गया था? राठौड़ हो गया। क्या हो गया? राठौड़। तो लोगों ने कहा कि ये क्या है? इन्हीं की संतान है। तो अपने को दो ही मत याद रखने हैं, ज्यादा मतों में नहीं उलझना है। बहुत सारी मत हैं लेकिन उन्हीं मतों में अपने को ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें अपनी एग्जाम में 2 नंबर का जुगाड़ करना है, सीधी सी बात है ना। मोरनौत नैन्सी और कर्नल जेम्स टोड जो है ये जयचंद गढ़वाल के वंशज बताते हैं। कन्नौज, कन्नौज का एक शासक कौन था भाई? जयचंद गढ़वाल। ये जो कन्नौज है, इस कन्नौज का शासक कौन है? जयचंद गढ़वाल। और जयचंद गढ़वाल के वंशज बताते हैं किनको? राठौड़ों को। ये भी ध्यान रख लेना है ना। गोपीनाथ शर्मा कहता है कि दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट राजवंश थे, वहां से ये उनके जो वंशज है वो कौन है? राठौड़ कहलाए। ये भी आपको ध्यान रखना। उसके बाद में हम शासक की बात करें तो इनमें सबसे पहला जो शासक था वो है राव सिंहा। सिंहा शासक कौन बना है? सिंहा। राव तो इनकी उपाधि है ना, जैसे मेवाड़ वाले लगाते ना महाराणा, है ना, उससे पहले वो रावल लगाते थे, राणा हमीर से पहले। तो ये भी ध्यान रख लेना। तो राव सिंहा जो है, ये सिंहा जो है कन्नौज के शासक थे एक सेतराम जी। ये सेतराम जी के पुत्र है। और ये भाई साहब आप कहोगे कि सर ये कन्नौज के शासक सेतराम जी के पुत्र है तो यहाँ क्यों आए थे? यहाँ इनका क्या मतलब है? सीधी सी बात है भाई, ये सेतराम जी के पुत्र है। अपने इधर राजस्थान में एक जगह पड़ती है पाली, और पाली में जो जाति रहती थी वो रहती थी पालीवाल। जो पालीवाल ब्राह्मण रहते थे वो ब्राह्मण यहाँ पर मतलब बिजनेस करते थे।
तो उनका अच्छा व्यापारिक संबंध था, व्यापार करते थे वो यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई कुछ लोग जो थे वो लुटेरे आते थे, उनका बिजनेस मतलब लूटते थे, जो व्यापार वो करते थे तो पैसे वगैरह कमाते थे, तो उनके लूटमार का काम करते थे यहाँ पर जो आक्रमणकारी आते थे। तो इनसे ये पालीवाल ब्राह्मण क्या हो गए, परेशान हो गए, और एक दिन ये कनौज की साइड गए हुए थे, तो वहां से इनकी मुलाकात इस सेतराम जी से हुई। किससे हुई? सेतराम जी से। और सेतराम जी को जाकर कहा, भाई सेतराम जी के 51 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 51 पुत्र थे। तो इन सेतराम जी ने कहा कि यार राजा जी आप ऐसा करो, हमारे उधर भी आप कोई बंदे को भेज दो, जिससे क्या है हम कर दे देंगे, भाई हमारी रक्षा करेगा, हम उसे कर दे देंगे, और वो हमें क्या करेगा, बाहरी आक्रमणकारियों से हमारी क्या करेगा, सुरक्षा करेगा, हमें प्रोटेक्ट करेगा। तो सेतराम जी ने कहा कोई बात नहीं, अपने तो कमी थोड़ी है पुत्रों की, एक को ले जाओ, 51 है। तो इसका जो 50वें नंबर का पुत्र था, इस पुत्र को लेकर गया कौन? ये कौन लेके गया? तो ये जो पालीवाल ब्राह्मण थे वो लेके आए थे इनको। तो ये इधर आ जाते हैं अपने कहा राजस्थान में, और राजस्थान में आकर जो पालीवाल जो पाली है, उस पाली क्षेत्र में जो पालीवाल ब्राह्मण है, उनकी सहायता से यहाँ पर क्या करते हैं, उन विद्रोह आक्रमण करते थे लोग, जो लूटपाट का काम करते थे, जो बाहरी आक्रांता थे, उनको ये क्या करता था, पीट देता है। और पीटने के बाद में ये जो पालीवाल ब्राह्मण है इस व्यक्ति से खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं, और फिर इनको यहाँ पर क्या बना देते हैं, राजा बना देते हैं। और राजा बनाते हैं कब है? 1240 ईस्वी में इनका राज तिलक किया जाता है। और इन्होंने सबसे पहले जो अपनी राजधानी बनाई थी, वो राजधानी किसको बनाई थी? तो खेड़ को बनाई थी। ये खेड़ बाड़मेर के आसपास में पड़ती है ना। उसके बाद में ये यहीं पर जो आक्रमणकारी वगैरह कहते हैं कि मुस्लिम आक्रांताओं के साथ में इनका युद्ध हुआ था, और बिट्ठू पाली में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, वहीं पे इनकी छतरी बनी है। ये जो बिट्ठू स्थान है वो कहाँ पर पड़ता है? पाली में। अक्सर ये भी मिलता है कि इनके मध्य 1,00,000 जबर का युद्ध हुआ था, जिनमें इस राव सिंह ने, जो मुस्लिम आक्रांता थे, उनके 1,00,000 व्यक्तियों को मार दिया था, इसलिए उस युद्ध का नाम क्या पड़ गया था? लाख जबर का युद्ध पड़ा। तो ये चीज भी थोड़ी सी ध्यान रख लेनी है ना। तो राव सिंह ने मारवाड़ में राठौड़ राजवंश की स्थापना की थी। किस राजवंश की स्थापना की है? राठौड़ राजवंश की। तो ध्यान रखना कि राठौड़ राजवंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन है? राव सिंह। इस राव सिंह को ही कहते हैं मूल पुरुष। कौन सा पुरुष? मूल पुरुष। और इसे ही कहते हैं आदि पुरुष। क्या कहते हैं? आदि पुरुष। ये भी ध्यान रख लेना कि आदि पुरुष, मूल पुरुष, या इसको कहते हैं संस्थापक। या क्या कहते हैं? संस्थापक। किसका संस्थापक? तो राठौड़ों का संस्थापक कहते हैं। किसका संस्थापक? तो राठौड़ों का संस्थापक कौन है? राव सिंह। राव सिंह ने पाली में स्थापना कब की है? 1240 में की है। किन की सहायता से की है? पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता से की है। इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई है? खेड़ बनाई है। कहां पर पड़ती है? बाड़मेर में। और इसकी जो राव सिंह है, इनकी मृत्यु कब हो जाती है? कहां पर होती है? तो बिट्ठू पाली में होती है। और बिट्ठू पाली में ही इनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। यह भी आपको ध्यान रख लेना। और राव जो सिंह था, ये किसके पुत्र थे? तो ये सेतराम जी के पुत्र थे। जो सेतराम जी कहाँ के शासक थे? कन्नौज के शासक थे। ये भी आपको ध्यान रख लेना। और कन्नौज कहाँ पड़ता है? तो सर यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है, आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, योगी आदित्यनाथ की धरती। आगे बाद में चलकर एक शासक बनते हैं राव आस्थान। कौन से शासक? राव आस्थान। अब आस्थान देखो क्या होता है कि जब जलालुद्दीन खिलजी ने अटैक किया था ना रणथंबोर की तरफ, 1290 में अटैक किया था, उस साइड उस तरफ इन्होंने एक इस जोधपुर मारवाड़ वाले क्षेत्र पर भी आक्रमण किया था। और उसमें आक्रमण कब करता है? तो 1291 में करता है। और इस समय ये राव आस्थान जो था, ये जलालुद्दीन खिलजी की सेना से लड़ता हुआ क्या होता है? वीर गति को प्राप्त होता है, यानी देश के काम आ जाता है। कौन? राव आस्थान। तो आस्थान के बारे में एक ही चीज ध्यान रखनी है कि यह 1291 ईस्वी में जो जलालुद्दीन खिलजी है, इस खिलजी की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। याद रह जाएगा? चलो कोई न रहे तो भी क्या बात है, याद तो रखना होगा। आगे चलकर एक शासक बना है राव दुहड़। कौन शासक बना? राव दुहड़। राव दुहड़ के बारे में कहा यह जाता है कि एक बार ये अपने ननिहाल गए हुए थे, तो ननिहाल वालों के सामने ये आसपास में जो लोग थे, उनके साथ में बच्चे थे वहां के परिवार के, और आसपास के जो भी पड़ोसी थे उनके साथ में खेल रहे थे। और हम भी तो खेलते थे भाई, बचपन में हम छोटे थे तो हम ननिहाल जाते थे, वहां खेलते थे, जो भी बाहर से लोग आता था उनके सामने हम लंबी लंबी फेंकते थे। तो इस भाई साहब ने भी फेंकनी उनके सामने की, हम ऐसे हैं, हमारे पास में राजा है, हमारे पिता राजा है, हम राजा हैं, वहां पर शासन करते हैं, हम घोड़े दौड़ाते हैं, लोगों के सामने फेंकता था। ये थोड़ा सा सूरत में दिखने में अच्छा नहीं था। तो लोगों ने कहा अरे यार क्या है, तू कहाँ से है, तुझे को जानता तो नहीं है कि तू वहां से? इसने कहा कैसे नहीं जानता, मुझे मारवाड़ की पूरी जानकारी है, आप लेके तो देखो मुझसे जानकारी, मुझे पूरी जानकारी है, मुझे शासन करना भी आता है, मुझे शासन के बारे में जान। तो ये छोटा था उस समय। तो इसको किसी ने कहा कि बता तुम्हारी कुलदेवी कौन है?
तो इसने कहा कुल देवी, यार ये तो नाम मैंने कभी सुना ही नहीं। और आपको आज आपसे भी कोई पूछ ले कि आपकी कुल देवी कौन सी है, तो इष्ट देवी और कुल देवी अगर दोनों ये पूछ ले तो फिर ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसको किसी ने ये पूछा तो इसको पता नहीं था, तो ये आता है अपनी मम्मी के पास में और मम्मी से आकर पूछता है कि माँ हमारी कुल देवी कौन है। तो इनकी मम्मी जो कहती है वो कहती है कि बेटा आपकी कुल देवी तो कौन है, नागनेची माता है। कौन है, नागनेची माता है। और उस नागनेची माता का क्या करता है ये, फिर मंदिर कहता है नागनेची माता है तो कहता है उसकी मूर्ति कहाँ है। तो इसने कहा कि मूर्ति यहाँ पर नहीं है, मूर्ति तो कहाँ पर है बेटा, कर्नाटक के आसपास में उनकी मूर्ति मंदिर बना हुआ है, वहां हम उनकी पूजा करते हैं, धोख लगाते हैं। तो इसने कहा कि मैं राजा बनूंगा जिस दिन, सबसे पहले जिस दिन राजा बनूंगा सबसे पहले अपनी कुलदेवी का जो मंदिर है वो ही क्या करूंगा, मैं स्थापित करूंगा। और मैं स्थापित करूंगा तो ये सबको पता चलना चाहिए कि हमारी कुलदेवी कौन सी है, नागनेची देवी है। अब जैसे ही ये राजा बनता है, राजा बनने के बाद में जब ये जाता है वहां पर कर्नाटक में, और कर्नाटक में जाने के पास में माता के हाथ जोड़े कि माता जी आप हमारे साथ में चलो। तो जैसे तैसे करके माता जी मानी। माता जी ने कहा कि मैं तुम्हारे तब तक ही साथ में चलूंगी जब तक तू पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। इसने कहा माता जी एकदम डन, बिल्कुल डन है, मैं अपनी बात के ऊपर अड़िग हूं, आपकी शर्त मुझे स्वीकार है, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, आप तो बस मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो। कहते हैं कि ये वहां से आया तो नगाना गांव जो पड़ता है बाड़मेर तक, इस बाड़मेर तक तो ये आता है। उसके बाद में किसी कारणवश ये पीछे की ओर देखता है और पीछे देखते ही माता जी वहीं रुक जाती है। माता जी ने कहा अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि इसने क्या कर दी, वो शर्त का उल्लंघन किया, वो शर्त तोड़ दी। और इस शर्त का उल्लंघन करने के कारण माता जी अब वहीं रह जाती है। तो ये फिर वहीं नगाना गांव बाड़मेर में अपनी कुलदेवी जो है नागनेची माता, इसके मंदिर का निर्माण करवाता है। तो ध्यान रखना कि दूहड़ जो है इसने अपनी कुलदेवी माता जो थी उसकी कर्नाटक से मूर्ति लाकर, नागनेची जो माता थी इनकी कुलदेवी, उनकी मूर्ति कर्नाटक से लेकर आया और नगाना गांव बाड़मेर में क्या की थी, मूर्ति की स्थापना की थी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना, ध्यान रख लेना। राठौड़ों की कुलदेवी की बात करें तो कौन है, नागनेची माता है। जबकि राठौड़ों की जो इष्ट देवी है वो कौन है, तो चामुंडा माता है। कौन है, चामुंडा माता। और ये भी जोधपुर वालों की, भाई बीकानेर वालों की तो अलग है। बीकानेर वालों की कौन है, माँ करणी है। कौन है, माँ करणी है ना, करणी माता, चील जिनका प्रतीक है, माँ करणी माता। चूहू की देवी भी कहते हैं इसको, ये भी याद रखना ना, चूहू की देवी किसको कहते हैं, माँ करणी माता को कहते हैं। राव मल्लीनाथ जी उसके बाद में राजा बनते हैं। मल्लीनाथ जी जो थे उन्होंने मेवानगर को राजधानी बनाई थी। किसको राजधानी, मेवानगर को। अब तक राजधानी कौन कौन सी रही है, सबसे पहले खेड़ रही, उसके बाद में खेड़राव सिंह ने बनाई है, उसके बाद मल्लीनाथ जी बनते हैं तो इन्होंने मेवानगर को राजधानी बनाया, जो कहां पर है, बाड़मेर में ही है। इन्होंने निजामुद्दीन, इनके इस पर क्या किया था, निजामुद्दीन और जो मालवा था, ये निजामुद्दीन मालवा ने 13 टुकड़ियां भेजी थी अपनी सेना की, और इनको क्या कर दिया था, उनको हरा दिया था। किसने, मल्लीनाथ जी ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मल्लीनाथ जी ने निजामुद्दीन की 13 टुकड़ियों को हराया था। इन मल्लीनाथ जी ने मालानी गांव बसाया था। कौन सा गांव बसाया था, मालानी, बाड़मेर में ही है। और इस मालानी गांव किसके लिए प्रसिद्ध है, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। जो मालानी नस्ल के घोड़े हैं, कौन सी नस्ल के, जो मालानी मालानी नस्ल के घोड़े जो है ना, नस्ल के घोड़े वो प्रसिद्ध है यहाँ के। कौन से गांव के, मालानी गांव के मालानी नस्ल के घोड़े प्रसिद्ध है, और ये विश्व प्रसिद्ध घोड़े हैं ना। 1339। अब देखो मल्लीनाथ जी जो इनकी पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम क्या था, रूपादे नाम था। क्या नाम था, रूपादे। और इस रूपादे ने कहने पर इन्होंने क्या कर लिया था, संन्यास ले लिया था, और ये संत लोक देवता बन जाते हैं। ये भक्ति करने लग जाते हैं और देवता बन जाते हैं, मतलब लोक देवता बनते हैं आगे चलकर। तो राव मल्लीनाथ जी क्या बनते हैं, लोग अब संत बन गए। तो इन किसके कहने पर संत बने, तो रूपादे के कहने पर संत बने, और लोक देवता के रूप में कहलाते हैं मल्लीनाथ जी। तो रूपादे के कहने पर संत बने। तो इन्होंने 1399 में मारवाड़ में हरि कीर्तन करवाया। भाई संत तो क्या करते हैं, हरि कीर्तन करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो इन्होंने हरि कीर्तन करवाया था मारवाड़ में। कब, 1399 में। किसने, राव मल्लीनाथ जी ने। पत्नी कौन सी थी इनकी, रूपादे थी। अब मल्लीनाथ जी थे, मल्लीनाथ जी लोक देवता है, तो मल्लीनाथ जी का मेला भी बढ़ता है, और पशु मेला बढ़ता है इनका तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहां बढ़ता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में पशु मेला लगता है, जहां पर मालानी नस्ल के क्या आते हैं, पशु आते हैं इसमें ना। और ये मेला बढ़ता कब है, तो चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल पक्ष की एकादशी तक ये मेला बढ़ता है। ये भी आपको ध्यान रखना। और घोड़ों के देवता कौन है, आलम जी है। किसके हैं, घोड़ों के देवता किसको कहा जाता है, तो आलम जी को कहा जाता है घोड़ों का देवता। ये भी ध्यान रख लेना ना। और घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है, तो मालानी गांव के घोड़े प्रसिद्ध है। कौन से गांव के, तो मालानी जो गांव है, इस गांव के घोड़े क्या प्रसिद्ध है, घोड़े प्रसिद्ध है ना। फिर आगे शासक बनते हैं रावचुंडा।
कौन बनते हैं? रावचुंडा। रावचुंडा याद करो, जब हम लाखा पढ़ रहे थे तो लाखा की हमने बात की थी कि इस रावचुंडा की एक पुत्री थी जिसका नाम था हंसाबाई। हमेशा कंपैरिजन में चीजें पढ़ो कि हमने मारवाड़ में ये शासक पढ़ा था तो मेवाड़ में इस टाइम पर कौन सा शासक था, दोनों के मध्य कौन कौन से संबंध थे, कौन कौन से विवाद थे, कौन कौन सी बातें हुई। हम एक जगह ऐसी चीजें पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में वो चीजें तो ज्यादा दिनों तक स्टोर रहेगी और हमें लंबे समय तक याद भी रहेगी और हमें समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। हाँ अच्छा, वहां पर लाखा था तो लाखा की शादी जो हुई थी वो किसके साथ में हुई थी? मारवाड़ का शासक चुंडा था, इस चुंडा की पुत्री हंसाबाई थी और इस हंसाबाई का भाई कौन था? रडमल। फिर रडमल वहां पर जाता है, आगे हंसाबाई का पुत्र होता है मोकल, उसका संरक्षण बनता है। मोकल की हत्या होने पर कुंभा जब राजा बनता है तो कुंभा का भी संरक्षण बनता है रडमल। ऐसी चीजें हमारे दिमाग में स्टोर होनी चाहिए। चलो कोई ना। रावचुंडा जो है वो 1394 से 1423 तक शासन करते हैं और इनके जो पिता थे ये बीरमदेव के पिता थे। भाई किसके किसके बेटे हैं? बीरमदेव इनका पिता था। चूड़ाखाना, ये भी ध्यान रखना। और इनको क्या किया, इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो कौन सी बनाई थी? मंडोर को बनाई थी। कौन सी बनाई थी? मंडोर को। तो ध्यान रखना, पहले सबसे पहले राजधानी इनकी कौन सी बनी है? खेड़ बनी है। कौन सी बनी है? खेड़। और उसके बाद में कौन सी बनी है? मेवानगर। कौन सी बनी है? मेवानगर बनी है, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद में इनकी राजधानी कौन सी बनी है? मंडोर बनी है। कौन सी? मंडोर। और अब लास्ट में राजधानी कौन सी बनेगी? तो जोधपुर बनेगी। कौन सी बनेगी? जोधपुर। जोधा ने जोधपुर बसाया था कब? 1459 ईस्वी में। तो उसके बाद में इन्होंने राजधानी कौन सी बनाई? जोधपुर बन गई। ये ध्यान रख लेना आपने को। मंडोर जो है वो मंडोर देखो किसको, इस मंडोर को, इस चुंडा को, चुंडा जो था राव चुंडा, इस चुंडा को मंडोर दहेज में मिला था। और दहेज में दिया किसने था? इंदा प्रतिहार जो था, इस इंदा प्रतिहार ने इसको क्या कह दिया? मंडोर दहेज में दिया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तभी तो इसके बारे में एक दोहा कहा जाता है कि इंदारो उपकार कामधज मत भूल कदे, कि इंदारो उपकार कामधज मत भूल कदे। कमधज जो कहते थे वो राठौड़ों को कहते थे कि इंदारो उपकार कामधज मत भूल कदे, चुंडा चौरी चाडरी मांडावर दाइजे, कि चुंडा की चौरी दायरी और मांडावर दाइजे, यानी जो मंडोर था वो मंडोर इसको किस में दिया है? दहेज में दिया है। तो ये भी ध्यान रख लेना ना। पुत्री कौन सी थी? हंसाबाई। इस हंसाबाई की जो शादी हो रखी थी वो किसके साथ में की गई थी? लाखा जो था, इस लाखा के साथ में क्या हुई थी? शादी हुई थी। फिर इस लाखा और हंसाबाई दोनों से एक उत्पन्न पुत्र हुआ मोकल। कौन था? मोकल। और फिर इस मोकल के एक पुत्र हुआ जिसका क्या नाम था? कुंभा। और ये बात कर रहे हैं किसकी? मेवाड़ रियासत की। कौन सी रियासत में? सारे एक पास में ही मेवाड़ रियासत पड़ती है, वहां पर इसकी शादी होती है। और इस चुंडा का जो बड़ा बेटा था वो कौन था? रडमल। और रडमल क्या करता है बाद में? इस हंसाबाई की ये जो है शादी जो है ये इससे करवाता है, किससे? लाका से। और ये जो है बाद में इस मोकल का और कुंभा का संरक्षण बनता है कौन? रडमल। ये भी आपको ध्यान रखना ना। चुंडा ने नागौर में चूड़ासर शहर बसाया था। कौन सा शहर बसाया था? चूड़ासर शहर बताया सा। और इनकी जो पत्नी थी चांद कंवर, कौन सी पत्नी? चांद कंवर। इस चांद कंवर ने मंडोर में चांद बावड़ी, याद रह जाएगा भाई, भाई चांद कंवर पत्नी है और चांद बावड़ी का निर्माण करवाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। 1423 ईस्वी में जैसलमेर और भाटी के बीकानेर में जो, भाई जैसलमेर में कौन सी जाति थी? बाटी थी। और बीकानेर में सांकला राजपूत है। इन दोनों से संघर्ष करते हुआ मर गया था कौन? यह आपका राव चुंडा। कौन मर गया था? चुंडा। बात कब की है? 1423 की। अब जैसे ही 1423 में चुंडा मर गया तो इनका बड़ा बेटा था कौन? रडमल। कौन था? रडमल था। लेकिन रडमल राजा नहीं बना। राजा किसको बनाकर गए थे? कान्हा को बनाकर गए थे। अब हुआ क्या था कि इस कान्हा की मम्मी से थोड़ा सा चुंडा का थोड़ा सा क्या था? ज्यादा लगाव था, थोड़ा सा अधिक प्रेम था। उस प्रेम के जाल में, उस प्रेम के मोह में आकर इन्होंने किसको राजा बना दिया? कान्हा को राजा बना दिया। फिर ये जो चुंडा जो है, ये जो रडमल है, ये रडमल मेवाड़ की सेना की सहायता से अपनी बहन जो हंसाबाई है मेवाड़ में, लाखा की जो पत्नी थी, उसकी सहायता से यहाँ पर आता है कुछ सेना लेकर और इस कान्हा को तो क्या करता है? हटा देता है। और यहाँ पर ये क्या बनता है? राजा बन जाता है। और ये कान्हा भी जो भाटी और सांकलाओं से लड़ता हुआ मारा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना। आगे चलकर राजा कौन बनेगा? रडमल बनेगा। रडमल के बारे में हमने खूब सारी बातें मेवाड़ में कर ली है। रडमल के बारे में हमने सारी बातें मेवाड़ में कर ली कि रडमल जो है, यह रडमल चित्तौड़ में रहता है। चित्तौड़ में रहता है तो ये कुंभा को मारना चाहता है। ये आया तो संरक्षक बन के था, भाई मैं कुंभा की क्या करूंगा रक्षा। मोकल की जैसी हत्या कर दी थी 1433 में जिलवाड़ा स्थान पर चाचा मेरा और महपा पवार के द्वारा
तो हंसाबाई बेचारी डर गई थी और हंसाबाई ने किसको बुला लिया था, मोकल को, इस राणा रडमल को बुलाया था मारवाड़ से कि तू आ और कुंभा की थोड़ी सी क्या कर, कुंभा भी छोटा है तो इनकी थोड़ी सी हेल्प कर, इनको अभी राज्य का इतना ज्ञान नहीं है तो आप इनके सहायता वगैरह करो और थोड़ी सी इनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखो। तो ये वहां पर आत होता है, लेकिन उसके बाद में ये मेवाड़ का राजा बनना चाहता है और कुंभा की हत्या का प्रयत्न करता है। तो इसकी जो गर्लफ्रेंड थी भारमली, वो मेवाड़ चित्तौड़ दुर्ग में रहती है। तो फिर भारमली को ये कहता है कि हम कुंभा को क्या करेंगे, मारेंगे। तो भारमली वो बात जाकर किसको बता देती है, राणा कुंभा को। और भारमली के सहयोग से 1438 में कुंभा ने इसकी हत्या कर दी थी, किसकी, रडमल की। तब वहां पर जो जोधा वगैरह और जो राठौड़ सरदार वगैरह वहां पर बैठे थे, वो संगीत का आनंद ले रहे थे, वो बढ़िया महफिल कर रहे थे। तो वहां पर एक संगीतकार जो था, जो संगीत गा रहा था, तो संगीतकार को जैसे ही पता चला कि रडमल की हत्या हो गई तो उसने कहा था कि भाग सके तो भाग जोधा, तेरो रडमल मारो जाए। फिर यहाँ से इसका जो पुत्र था वो भागता हुआ बीकानेर में एक जगह पड़ती है काहुनी गांव, वहां जाकर रहता है। 15 सालों तक अपना समय वहां बिताता है। और तब तक वहां पर मंडोर में शासन कौन करता है, तो कुंवर चूड़ा करता है, जो लाखा का बड़ा ही बड़ा पुत्र था। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो जो मोकल था, ये देखो मोकल का संरक्षक बना था स्टार्टिंग में, उसके बाद में कुंभा का संरक्षक बना था और कुंभा ने इसकी हत्या कर दी थी कब, 1438 में। कौन से दुर्ग में, तो चित्तौड़ दुर्ग में होती है। कौन से दुर्ग में होती है, चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है इसमें होती है इसकी हत्या। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1438 में चित्तौड़ दुर्ग में हत्या की, किसके सहयोग से, भारमली। और भारमली इसकी क्या थी, गर्लफ्रेंड थी, GF थी। ये भी ध्यान रख लेना है ना। और कुंभा ने इसके सहयोग से, कहने पर इसको मदिरा वगैरह का सेवन करवाया, जिससे बेहोश हो गया था। उसके बाद में इसको मार दिया गया था ना। पत्नी इनकी, रडमल की पत्नी थी कोडमदे। इस कोडमदे ने बीकानेर में कोडमदेसर बावड़ी का निर्माण करवाया, जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है। ये ध्यान रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी, कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी है, तो कोडमदेसर बावड़ी है। इस कोडमदेसर बावड़ी का निर्माण कौन करवाता है, तो कोडमदे जो है, रडमल की जो पत्नी है कोडमदे, ये कोडमदे इसका निर्माण करवाती है। इतनी चीज ध्यान में रह जाएगी। उसके बाद में रडमल का जो बेटा है कौन, जोधा। ये जोधा राजा बनता है कब, 1438 से लेकर 1489 तक। मारवाड़ का सबसे प्रतापी राजा था, पहला सबसे प्रतापी राजा था तो कौन, राव जोधा को माना गया है। किसने कहा है, तो GH ओझा ने भी ये बात कही है और बाकी इतिहासकारों ने भी इसका समर्थन किया है। देखते हैं आगे क्या होता है। 1438 से 1453 तक, ये मैंने बात की थी कि यहाँ से जब रडमल मर गया था तो संगीतकार था, उसने कहा था कि भाग सके तो भाग जोधा, तेरो रडमल मारो जाए। तो ये यहाँ से भागता हुआ कहाँ चला जाता है, बीकानेर में एक गांव पड़ता है काहुनी गांव, वहां जाकर रहता है और 15 वर्षों तक वहीं पर अपना निवास स्थान है वो बनाता है और वहीं पर निवास करता है। इधर जो मंडोर है, इस मंडोर पर राज्य करता है, अधिकार कर लेता है कौन, चूड़ा कर लेता है ना। कुंवर चूड़ा जो था वो मेवाड़ का था, वो अधिकार कर लेता है। तो ये ध्यान रख लेना, कुंवर चूड़ा का अधिकार आता, ठीक है। ये जो जोधा था, ये जोधा हड़बुजी, यानी हड़बुजी एक लोक देवता हुए अपने, हड़बुजी सांखला। ये हड़बुजी जब लोक देवता थे तो ये इधर उधर ही रहते थे। तो हड़बुजी के पास में आता है और हड़बुजी को कहता है कि मैं राज्य जीत जाऊंगा या नहीं। तो हड़बुजी कहते हैं कि इन्हें एक कटार भेंट करते हैं और कहते हैं कि तुम विजयी होगे, तुम मंडोर पर अधिकार कर पाओगे। तो कहते हैं कि इसने ऐसा ही किया, उस कटार की सहायता, जैसे इसको कटार दी, उस कटार में एक अनोखी शक्ति थी, उसमें चमत्कारी कटार थी वो, जिस कारण से जो ये जोधा है, ये जोधा अपने मंडोर को वापस पा लेता है, अपने राज्य को वापस पा लेता है। फिर ये खुश होकर इसको एक गांव देता है, कौन सा, बेंगटी गांव। कौन सा गांव देता है, तो बेंगटी गांव देता है ये। और ये हड़बुजी सांखला जो है, इसकी बैलगाड़ी की पूजा होती है, ये भी ध्यान रख लेना, किसकी, बैलगाड़ी की। और ये बैलगाड़ी में किसके लिए, गायों के लिए चारा लाता था। गायों के लिए क्या लाता था, गायों के लिए चारा। ये भी ध्यान रख, पंगु गायें जो थी उनके लिए चारा लाते थे कौन, हड़बुजी सांखला। ये भी ध्यान रखना। हड़बुजी ने इन्हें क्या भेंट की थी, कटार भेंट की थी। क्या भेंट की थी, तो कटार भेंट की थी। ये भी ध्यान रख लेना ना। और 1423 में मंडोर पर अधिकार कर लिया, 53 में मंडोर पर अधिकार कर लिया था। और जैसे ही ये मंडोर पर इनको हुआ क्या था, कि मैंने बताई थी आपको सारी बात, कि ये जब मंडोर पर अधिकार था किसका, कुंवर चुंडा का। तब कुंवर चुंडा का मंडोर पर अधिकार था और ये कहाँ था, बीकानेर के काहुनी गांव में था। तो ये क्या करता, अपनी कुछ सेना इकट्ठी करता, सेना बटोरता, बटोरने के बाद में ये क्या करता, सीधा मंडोर पर अधिकार करता। तो ये हार जाता, कुछ दिन बाद में पुनः सेना लेकर जाता, कुछ सैनिकों के साथ में हार जाता। ऐसे करते हुए काफी टाइम निकल गया था। उसके बाद में एक दिन ये अधिकार कर रहा था, मंडोर पर आक्रमण किया।
मंडोर वालों ने इसका पीछा किया, कुंवरचुंडा था तो वहां पर मेवाड़ी सेनाओं ने इसका पीछा किया, तो ये वहां से भागता हुआ बहुत अधिक दूर आ गया था अपनी जान बचाने के लिए, और इसे बहुत जोर की प्यास लगी गई थी। प्यास लगी तो ये दूर वहां पर मारवाड़ में ऐसे घर भी नहीं थे आसपास में, तो उसमें आसपास उसे एक दूर घर दिखाई दिया, तो उस झोंपड़ी की तरफ इसने अपने घोड़े को मुंह कर दिया और घोड़ा उधर ही चलने लगा। तब ये तो घोड़े पर बेहोश होकर गिर गया और वो घोड़ा एक झोंपड़ी के किनारे आकर रुक जाता है। वहां पर उस किसान जो था, वो किसान तो था नहीं, लेकिन वो झोंपड़ी किसान की थी, और किसान वहां पर था नहीं, उस किसान की महिला थी। तो उस महिला ने देखा कि घोड़ा कैसे आकर रुका है, तो उसने देखा कि उस पर आदमी भी पड़ा है और बेहोश है शायद। उसने इसको नीचे उतारा, जोधा को नीचे उतारा, उसके पानी के थोड़े छींटे छाटे मारते इसकी आंख खुली, आंख खुलते इसने कहा पानी पानी पानी, तो इसको पानी पिलाया। पानी पिलाते ही इसने कहा कि हाँ अब जी में जी आया है। उसने कहा कि तुझे उस महिला ने कहा कि तुझे भूख लगी है, शायद खाना खा ले। तो हाँ, इसने कहा लगी तो है। तो रोटे की खटे व्यवस्था ही, तो इन खानों खिलायो। अब खाने में क्या होता था, खींचड़ा, तो इसको खींचड़ा भर के थाली थी, उस थाली में खींचड़ा डाल के ऊपर घी और चीनी डाल के दी। तो ये जैसे ही खींचड़ा खाता है तो सीधा बीच में हाथ देता है, उस खींचड़े के बीच में हाथ देता है जहां पर घी और चीनी थोड़ी सी अधिक थी। तो इसको जैसे ही हाथ दिया तो उस महिला ने कहा कि तू भी उस कुंभा की तरह, उस जोधा की तरह मूर्ख है, कि तू भी उस मारवाड़ के जोधा की तरह मूर्ख है। इतना कहते ही इसको लगा कि यार इसे कैसे पता जोधा मूर्ख है। तो इसने कहा कि माता तुम्हें कैसे पता कि जोधा मूर्ख है। इसने कहा मूर्ख ही तो है, उसके पास में सेना नहीं है, फिर भी जाकर सीधा मंडोर पर अटैक करता है। मंडोर उनकी कैपिटल है, मंडोर पर मेवाड़ का पूर्णतः अधिकार है। मेवाड़ की सेना बैठी है मंडोर पर, और वो सीधा जाकर मेवाड़ पर अटैक करता है, मंडोर पर अटैक करता है। कैसे जीत लेगा, तो क्या उसने क्या करना चाहिए, तो कहा जिस प्रकार से इस खींचड़े को तू साइड से तोड़ता तोड़ता आएगा, साइड से खाता खाता, किनारे से खाता खाता आएगा, तब जाकर तू बीच में पहुंचेगा। और बीच में जैसे ही तू पहुंचेगा तो बाद में ये जो घी और चीनी है तेरी है, इसमें तुम्हें खाने में कोई बाधा नहीं आएगी। तो इसने कहा कि मुझे, तो इसने कहा उससे इस तरीके, तो क्या उसे क्या करना चाहिए, तो कि इस महिला ने कहा कि उसे ये करना चाहिए कि पहले जो आसपास के गांव है, साइड के गांव है, वो जीतते हुए आगे जाना चाहिए। भाई पहले मान लीजिए वो 5 गांव जीतता है, फिर वो 10 गांव जीतते, फिर आसपास के गांवों पर अधिकार कर लेता है। ऐसे अगर वो गांवों पर अधिकार करते हुए जाएगा तो एक दिन वो पूरे मंडोर पर अधिकार कर लेगा। और इस जोधा को उस दिन 2 बात समझ में आई थी, एक तो खींचड़ा खाना समझ में आ गया था, भाई खींचड़ा कैसे खाना है, किनारे से तोड़ना है, और एक इसको ये समझ में आ गया था कि मंडोर उस पर कैसे जीतना है, क्योंकि किनारे से अपने को क्या करना है, अधिकार करना होगा, आक्रमण करना होगा। पहले साइड वाले गांवों पर अपना अधिकार करते करते हम मंडोर के पास में पहुंच जाएंगे, और इसने वैसा ही किया। तो इसने ऐसा किया तो हर गांव जीतता जा रहा था, जीतते जीतते ये मंडोर के एकदम नजदीक पहुंच गया था। और पहुंचते ही इसने अपने पास जो इनकी बुआजी थी, कौन थी बुआजी इनकी, तो हंसाबाई, इस हंसाबाई के पास में मैसेज किया। हंसाबाई देखो, हंसाबाई जो थी वो राव चुंडा की तो क्या थी, पुत्री थी, और अडमल की क्या थी, बहन थी, और जोधा की क्या लगेगी, बुआजी लगेगी। तो इसने हंसाबाई के पास में मैसेज किया कि हंसाबाई की बुआ साहब कब तक हम लड़ते रहेंगे, कुंभा को आप समझाओ, आप अपने पोते को समझाओ कि आप क्या करो, हमसे अब संधि कर लेते हैं। और भाई जो गलती की वो मेरे पापा ने की, मैंने तो कुछ किया नहीं, उसकी सजा हम क्यों भुगतें, क्यों बिना फालतू में हम लड़ाई करें। हम एकजुट रहने वाले लोग हैं, हम आसपास की रियासतें हैं, हमारी सीमावर्ती रियासत पड़ोसी तो हैं, पड़ोसियों से ज्यादा दिन की काय की लड़ाई, ऐसे वैसे थोड़ा समझदार था। तो हंसाबाई ने कुंभा को कहा कि कुंभा जोधा ऐसे बोल रहे हैं कि हम संधि कर लेते हैं, और जो गलती की वो मेरे पापा ने की, मैंने तो कोई गलती की नहीं थी। और सही बात है भाई, कुंभा उसमें जोधा की गलती क्या थी, गलती तो रडमल की थी। कुंभा समझदार व्यक्ति था, कुंभा की बात समझ में आ गई। कुंभा ने कहा कोई बात नहीं, चलो हम संधि कर लेंगे। तो उन दोनों के मध्य एक संधि होती है, कौन सी, आवल बावल की संधि। और आवल बावल की संधि कब होती है, 1453 में होती है। पाली में एक स्थान पड़ता है, कौन सा, सोजत पाली। इस सोजत में संधि होती है, और इस सोजत में संधि होती है, इसकी मध्यस्थता जो है वो कौन करती है, हंसाबाई करती है। कौन करती है, हंसाबाई करती है। और इस हंसाबाई की मध्यस्थता से मारवाड़ और मेवाड़ की सीमाओं का निर्धारण होता है। किस संधि से, आवल बावल की संधि से। कोई पूछे आपसे कि आवल बावल की संधि से क्या हुआ था, तो आप बताना कि आवल बावल की संधि 1453 ईस्वी में हुई थी। राणा कुंभा प्लस मारवाड़ का जो जोधा था, इन दोनों के मध्य होती है। और ये संधि की, इस संधि की जो मध्यस्थता की थी वो किसने की थी, हंसाबाई ने की थी। और हंसाबाई ने मध्यस्थता की, और इस संधि से हुआ क्या था कि मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का क्या होता है,
निर्धारण होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में कहा कि भाई संधि तो ठीक है, अब ये जो जोधा था, इस जोधा ने सोचा कि काफी दिनों से आपसे दुश्मनी है, इस दुश्मनी को मिटाने के लिए जोधा ने जो अपनी पुत्री थी श्रृंगार देवी, इस श्रृंगार देवी का विवाह किया था किसके साथ में, जो कुंभा था, इस कुंभा का एक बड़ा पुत्र था रायमल। कौन था? रायमल। इस रायमल के साथ में अपनी पुत्री का क्या की थी, शादी की थी, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। किसके साथ में? रायमल के साथ में। किसने किया? जो जोधा था, इस जोधा की पुत्री थी बड़ी बड़ी, उसका नाम क्या था? श्रृंगार देवी। इस श्रृंगार देवी के साथ में विवाह कर दिया था। इतनी चीज आपको ध्यान में रख लेने, आपसी दुश्मनी को बुलाने। उसके बाद में इस जोधा ने 1459 में जोधपुर शहर बसाया था। कौन सा शहर? जोधपुर। देखो एक बार 1113 ईस्वी में एक शहर बसाता है, कौन सा? अजमेर। कौन बसाता है? अजय राज बसाते हैं ना। 1155 में एक शहर बसाते हैं, कौन सा? जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर, जैसल बसाते हैं। और 1425 में एक शहर बसता है, कौन सा? सिरोही। कौन बसाता है? सिरोही। कौन बसाता है? तो शिव सिंह बसाता है। कौन? शिव सिंह। ये भी ध्यान रख लेना ना। सहसमल, सॉरी, सहसमल बसाता है। कौन? सहसमल। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। उसके बाद में 1459 में जोधपुर। कौन बसाता है? जोधा बसाता है। 1559 उदयपुर बसता है। कौन सा? उदयपुर। उदय सिंह बसाता है। ठीक है। 1727 में कौन सा शहर? तो ये 1727 में बसता है आपका जयपुर शहर। कौन सा? जयपुर। ये भी ध्यान रख लेना। 1504 में आगरा शहर की स्थापना की जाती है। किसकी? आगरा की। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। तो मुख्य मुख्य से जो शहर थे उनकी भी हमने बात कर ली है। तो कुंभा जो था, ये लाखा जोधा जो था, वो जोधा किसका पुत्र था? रड़मल का पुत्र था। और इसने जोधपुर में एक चिड़िया टूक की पहाड़ी पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। कौन सा? मेहरानगढ़ दुर्ग का। इसी दुर्ग को बोलते हैं मयूर ध्वजगढ़, इसी को बोलते हैं मोर ध्वजगढ़ और दुर्ग, और इसी को बोलते हैं गढ़ चिंतामणि। कौन सा? गढ़ चिंतामणि। कौन सा दुर्ग बोला जाता है? इसे गढ़ चिंतामणि भी से कहा जाता है। ये भी ध्यान रख लेना। इस दुर्ग की जो नींव रखी थी वो माँ करणी माता ने रखी थी। इस दुर्ग में नागनेची माता का मंदिर है। इस दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर भी बना हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसने बनवाया है? जोधा ने बनवाया है। कौन सा दुर्ग? मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया है ना, चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। पहले यहाँ पर एक चिड़िया टूक नाम के बाबा जी रहते थे, उनको यहाँ से भगाया था और भगाने के बाद में यहाँ पर बनवाया है। कौन सा दुर्ग? मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसको गढ़ चिंतामणि भी बोलते हैं। और इस दुर्ग की नींव किसने रखी है? तो माँ करणी माता ने रखी है। किसने रखी है? माँ करणी माता ने रखी है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए ना। मारवाड़ में सामंत प्रथा का जो वास्तविक जनक था वो भी कौन था? तो जनक कौन था? जोधा ही था ना। पत्नी इनकी थी जसमादे। इस जसमादे ने मेहरानगढ़ दुर्ग में एक तालाब बनवाया था, रानीसर तालाब। कौन सा? रानीसर तालाब। और जोधा इतना शक्तिशाली था कि इसने दिल्ली के शासक बहलोल लोधी को हराया था। बहलोल लोधी, भाई दिल्ली का शासक है, उसको हरा रहा है तो अपने आप में ताकतवर है, शक्तिशाली है। तो किसको हराया है? बहलोल लोधी को हराया है। तब जी.एच. ओझा ने कहा है, क्या? जी.एच. ओझा मतलब गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? तो ये जोधा था। कौन सा था? जोधा था। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। उसके बाद में जोधा की मृत्यु कब होती है? 1489 में होती है। और इस जोधा का पुत्र जो बीका, ये बीका यहाँ से कहाँ चला जाता है? बीकानेर। और 1485 ईस्वी में 1465 में 1465 में जाकर जांगल जो प्रदेश था, ये जांगल प्रदेश पहले बीकानेर को बोला जाता था भाई। जो बीकानेर था, इस बीकानेर को क्या बोला जाता था? जांगल प्रदेश। और बीकानेर में जाकर राठौड़ शाखा की स्थापना करता है। पहले ही हमने बात कर ली थी कि राठौड़ वंश कहाँ शासन करते हैं? तो मारवाड़ जोधपुर में करते हैं, बीकानेर में करते हैं, और एक कहां पर करते हैं? किशनगढ़ में करते हैं ना। ये भी ध्यान रख लेना। आगे शासक बनते हैं सातल। अब इस सातल के समय होता है क्या है? एक युद्ध होता है, कोषाणा का युद्ध। कब होता है? 1492 में होता है। किन किन के मध्य होता है? तो राव सातल वर्सेज मल्लू खां का एक सेनापति था गुडला खां। ये जो अजमेर का था मल्लू खां। होता क्या है कि ये गुडला खां जो था, ये मारवाड़ से कुछ कन्याओं को किडनैप करके ले जाते हैं यहाँ से। तो इन कन्याओं को छुड़वाने के लिए कौन जाते हैं? सातलदेव जाते हैं। और सातलदेव के साथ में युद्ध करता है कौन? मल्लू खां। और ये मल्लू खां क्या करता है? मर जाता है। तो इस मल्लू खां से कन्याओं को छुड़वाया था, मारवाड़ की कन्याओं को।
जिस कारण से मारवाड़ की कन्याओं को उसको छुड़वाया था, तो छुड़वाने के कारण उसके इसमें कुछ करना तो चाहिए, बड़ा काम किया कन्याओं। तो इस याद रखने के लिए गुडला उत्सव मनाया जाता है। इस पर विजय, गुडला पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए मारवाड़ में एक उत्सव चलाया, कौन सा, गुडला उत्सव प्रारंभ किया था। गुडला उत्सव कब होता है, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को, ये चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन होता है। इसमें होता क्या है कि मारवाड़ की जो कन्याएं होती है वो एक छिद्रित मटका लेती है। छिद्रित मटके का मतलब उस मटके में छेद हो, बेज के हो, छेद हो उस मटके में ना, छिद्रित मटका हो, तो छिद्रित मटका लेती है, उस मटके में दीपक जलाती है और घर घर जाकर डांस करती है ना। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। सातल की पत्नी जो थी वो फूला भटियानी थी और इसने फुलालेव तालाब का निर्माण करवाया था। कौन सा तालाब, फूलेलाव तालाब का निर्माण करवाया था, कहां पर, जोधपुर में। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अगला राजा बनता है राव सुजा। सुजा कब बनता है, 1492 से लेकर 1515 तक। ये सातल का भाई था और जोधा का क्या था, पुत्र था। सातल देव जो था ना, जिसने गुडला उत्सव प्रारंभ किया था, किसकी याद में, किसके ऊपर, विजय पर, तो गुडला खां की, जब विजय गुडला खां पर उसने विजय प्राप्त की थी, गुडला खां को मार दिया था और मारवाड़ की जो कन्याएं थी उनको छुड़वाया था, तब उन्होंने उसके विजय के उपलक्ष्य में एक उत्सव प्रारंभ किया था, कौन सा, गुडला खां। गुडला खां उत्सव जो है, गुडला उत्सव प्रारंभ किया था। गुडला उत्सव है क्या, कि मारवाड़ की जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं क्या करती है, जो स्त्रियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो क्या करती है, एक छिद्रित मटका लेती है, उसमें दीपक जलाती है और दीपक जलाती हुई क्या करती है, घर घर जाकर डांस करती है। ये हमने बात की थी। तो सुजा, इस सातल का भाई तो कौन है, सातल का भाई तो कौन है, सुजा, और जोधा का कौन है, ये पुत्र है। बीका ने इस समय आक्रमण किया था। आक्रमण करने के बाद में जो मारवाड़ के तख्त थे, तलवार थी और जो छत्र था, राजकीय छत्र था राठौड़ों का, वो लेकर गया था यहाँ से। और इस सुजा के शासनकाल में जो मेड़ता का एक शासक था बिरमदेव, उस बिरमदेव ने अपना स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। और इसके समय अब सामंत देव को स्वतंत्र राज्य अपने आप को घोषित कर रहे हैं, तो इसके काल में सामंत जो थे वो शक्तिशाली हो गए थे। से प्रश्न पूछे कि मारवाड़ के किस शासक के काल में सामंत शक्तिशाली थे, तो सुजा के काल में सामंत क्या थे, शक्तिशाली थे। ये भी आपको ध्यान रख लेना है ना। बाद में आगे राजा बनता है गंगा। कौन बनता है, गंगा। ये राव गंगा 1515 से 1532 तक राजा बनता है। इस 1500 के आसपास में एक घटना होती है 1527, और इस 1527 में कौन सी घटना होती है, तो खानवा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, खानवा का युद्ध। याद आ गया होगा आपको कि हमने खानवा का युद्ध जब पढ़ा था, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं ना। जब हमने खानवा का युद्ध पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि खानवा के युद्ध के टाइम पर मारवाड़ का शासक कौन था, गंगा था। और गंगा ने अपने 4000 सैनिक सहायता देकर किसको भेजा था, तो इनका एक पुत्र था मालदेव। इस मालदेव को भेजा था किसकी सहायता के लिए, राणा सांगा की सहायता के लिए। किसके विरुद्ध, बाबर के विरुद्ध भेजा था, याद रखना। तो 1527 को मालदेव को 4000 सैनिक सहायता लेकर। इनके समय एक युद्ध होता है सेवकी का युद्ध। कब होता है, 1529 में होता है। किन किन के मध्य, तो राव गंगा और दौलत खां जो था नागौर का, इनके मध्य होता है। इसमें युद्ध की विजय किसकी होती है, तो गंगा की विजय होती है। इनमें ध्यान रखना कि जोधपुर में गांगेलाव तालाब व गंगा बावड़ी का निर्माण करवाया था। और सिरोही में याद रखना कि इस गंगा जो था, ये गंगा, सिरोही का एक शासक पढ़ा था हमने, जगमाल देवड़ा। कौन सा, जगमाल देवड़ा। इस जगमाल देवड़ा की जो पुत्री थी, इसका नाम था पद्मा। क्या नाम था, पद्मा। इस पद्मा के साथ में विवाह करता है कौन, गंगा। कि जगमाल देवड़ा ने अपनी पुत्री पद्मा का विवाह किसके साथ में किया था, तो मारवाड़ का शासक कौन था, राव गंगा। इसके साथ में क्या करता है, अपनी पुत्री का विवाह करता है। ये चीज भी आपको ध्यान में रख लेनी है। जोधपुर में गांगेलाव तालाब व गंगा बावड़ी का निर्माण करवाया था। सिरोही में जो श्याम जी की मूर्ति है वो लेकर आया था ये, और गंग श्याम मंदिर भी बनवाया था। इनकी एक रानी थी नानक देवी, उसने अचलेश्वर महादेव मंदिर भी बनवाया था। गंगा की जो हत्या है वो मालदेव ने की थी। किसने की थी, मालदेव ने की थी। कहा ऐसा जाता है कि ये जो गंगा था, ये गंगा बहुत ज्यादा मदिरा का सेवन करता था, नशेड़ी था, ये बेवड़ा था जी, एक नंबर का दारू पीता था। और एक दिन ये बेवड़ा नशा करके बैठा था मेहरानगढ़ दुर्ग के ऊपर और झरोके में बैठा हुआ था। तो कहा ऐसा जाता है कि मालदेव जाता है और मालदेव देखता है कि ये बेवड़ा पिता है, क्या राज्य का भला करेगा। तो ये मालदेव थोड़ा सा जवानी में था और जवानी उफान मारती है जी, तो इसके जवानी उफान मार रही थी। तो राव मालदेव ने ये देखा कि अपने पिता बैठा है, नशे में है, तो इसने अपने पैर पकड़े, पिता के पैर छूने के बहाने नीचे होता है, नीचे होने के बाद पैर पकड़ता है और पैर पकड़ के सीधे के सीधे उसको नीचे धकेल देता है।
तो राव गंगाजी जैसे ही मेहरानगढ़ से नीचे गिरे तो उनकी हत्या हो गई, और हत्या करने वाला पुत्र कौन सा है? मालदेव। तो अब एक बेटा अपने पिता की हत्या कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? पितरहंता कहलाएगा। तो ये मारवाड़ का प्रथम पितरहंता है। कौन सा है? प्रथम पितरहंता है। बाद में हम आगे चलकर बात करेंगे अजीत सिंह की हत्या करता है कौन? बख्त सिंह करता है। ये भी ध्यान रखना, वो आगे बात करेंगे। अभय सिंह, बख्त सिंह, वो अपने शासन पाने के लिए, है ना। तो मारवाड़ का प्रथम पितरहंता कौन है? मालदेव है। किसकी हत्या की है? तो अपने पिता राव गांगा की हत्या की है। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे, बाकी चर्चाएं करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, हंसते खेलते रहिए, प्लस एकेडमी के साथ में जुड़े रहिए। अगली चर्चाएं करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद।